ये भी कहा है कि यहाँ पर के जो क्रिश्चियंस हैं, मैं कि जी उसने शादी कर ली है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके बाप के पास ये हक ही नहीं है कि उसको देखे ही ना। जो पाकिस्तान में बसने वाली गैर मुस्लिम अक़लीतें हैं, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ लाहौर के होटल वन में। आज यहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जो आसान सर, जो आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसका मेन मकसद क्या है? मेन मकसद जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये है कि जो पाकिस्तान में बसने वाली गैर मुस्लिम अक़लीतें हैं, उनके हकूक़ को कैसे यकीनी बनाया जा सके, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको दहलीज तक पहुँचाया जा सकें, उनकी जो कानून साजी के ज़रिए उनकी प्रोटेक्शन को यकीनी बनाया जा सके। बहुत से कवानीन जो हैं पेंडिंग हैं और वो इंतज़ार में हैं कि वो कवानीन पार्लियामेंट से पास हों। इसके लिए हमने कुछ पार्लियामेंटेरियंस को भी आज बुलाया था। पार्लियामेंटेरियंस को भी हम कन्विंस कर रहे हैं, लॉबिंग कर रहे हैं ताकि पार्लियामेंट में वो कवानीन जो हैं वो पेश हों। बहुत सी अमेंडमेंट्स हैं जिनको प्रपोज़ करना ज़रूरी है, जैसे क्रिश्चियन मैरिज बिल के ये हवाले से है, जैसे जो चाइल्ड रशियन मैरिज बिल है उसमें कुछ अमेंडमेंट्स लानी हैं, जिसमें 18 साल की कम उम्र की शादी की अगर शादी हो जाए तो गुंजाइश ना रहे, उसे नल एंड वॉइड करार दिया जाए और शनाख्ती कार्ड जो है उसे ज़रूरी करार दिया जाए एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो ये तमाम चीज़ें थीं और फिर जो कवानीन बन चुके हैं उसे इम्प्लीमेंट कैसे किया जा सके। तो इन तमाम कवानीन को इम्प्लीमेंट करने के लिए और उनके ग्रीवेंसेस को दूर करने के लिए आज का इजलास बुलाया गया था। आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें अमल में लाई जाएंगी? देखिए, हमने कंसर्न जो लोग हैं जो इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड हैं, जिन्होंने काविश करनी है, जो आज इस वक्त उन पोजीशन पे मौजूद हैं, हमने कोशिश की है कि उनको यहाँ पर बुलाया जाए। उनके आगे ये हमने सिफारिशात रखी हैं, तजावीज़ रखी हैं और इसमें पूरे पंजाब से मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शमूलियत अख्तियार की है, जिसमें बहुत से ह्यूमन राइट्स और सोशल एक्टिविस्ट थे, इसमें मजहबी सियासी रफ़क़ाकार थे, इसमें यूथ में की बहुत बड़ी नुमाइंदगी थी ताकि यूथ के इशूज़ को भी हम एड्रेस कर सकें। जो हमारे इंतखाबात होते हैं उनमें इन लोगों को हकूक़ मिल सकेंगे? देखिए, इंतखाबात में हकूक़ नहीं मिलते। हकूक़ उसके बाद जीतने के बाद जो गवर्नमेंट बनती है वो पॉलिसी लेकर आती है। पॉलिसी मेकिंग की वजह से हकूक़ का तयन किया जाता है कि हमने हकूक़ को किस डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है। और मैं समझता हूँ हर इंसान का बुनियादी हक़ है। आईन पाकिस्तान सबको मसावी हकूक़ देता है। हर इंसान का हक़ भी वही है कि उसका इंसाफ के तकाज़े भी मसावी होने चाहिए, हकूक़ भी मसावी होने चाहिए। फिर मैं समझता हूँ कि उसमें तक़सीम नहीं होनी चाहिए। मज़हब की बुनियाद पर हकूक़ तक़सीम नहीं हो सकते। हकूक़ जो हैं शहरियत की बुनियाद पर होते हैं कि आपका बुनियादी हक़ बन जाता है जब आईन पाकिस्तान आपको ये हक़ देता है। आम लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान को सींचना है, संवारना है तो मिलकर चलें, मुत्तहिद होकर चलें और अमन, रवादारी और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दें। शुक्रिया। थैंक यू। कि एदाद शुमार जो है वो हम बताते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये एग्जैजरेशन है। भाई एग्जैजरेशन है तो आप खुद कर लेना। FIRs तो सारी हुकूमत के पास होती हैं तो वहाँ करें, और अगर वो FIR दर्ज हो सही दफ़ा के तहत तो उसकी इन्वेस्टिगेशन भी आसान हो जाती है। यहाँ पर सब अच्छा कर राग लापना बड़ा आसान काम है, लेकिन मैं आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। जब मैं इंटरेक्ट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, दे हैव द इनसिक्योरिटी इन देयर हार्ट। उनको बताते हैं कि किस तरह से बाइसनेस होती है। यकीनी तौर पे कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन कवानीन के ऊपर अमल दरामद कब होगा? अब मैं आपको इसी की एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर सर राह निजात वाले भी यहाँ पर हैं, हमारी शहबाज केस था, तो आप देखें कि यहाँ पर अगर एक बच्ची किसी के साथ अपनी मर्जी से जाए या उसको अबडक्ट कर लिया जाए या किसी भी सूरत में वो दूसरे मज़हब के शख्स के साथ चली जाए, तो उसका बाप जब थाने में जाता है तो उसके बाप को क्या कहा जाता है? कहता है तू घर चला जा, तुझे व्हाट्सएप पे भेज देंगे उसका निकाला। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। मैं खुद एक टेक्सला में एक SHO साहब है, मैं उनके पास गया, मैं खुद गया, मैंने उन्होंने कहा कि ये शख्स आपके पास आए हैं, इनकी FIR दर्ज है, इसके ऊपर कार्रवाई क्या हुई? वो बच्ची को गिरफ्तार किया, उसके हस्बैंड अगर हो गया है तो उसको गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा गिरफ्तार किस बात से करना है? उन्होंने शादी कर ली। मैं कहा जी उसने शादी कर ली है तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि उसके बाप के पास ये हक ही नहीं है कि उसको देखे ही ना। यानी कि उसने शादी कर ली है तो ये नहीं पता कि किस सर्कमस्टांस में ये शादी हुई है, ये नहीं पता कि उसको जोर जबरदस्ती के साथ शादी हुई है, ये नहीं पता कि उसे अगवा किया गया है, ये नहीं पता, कोई तहकीक की नहीं, अभी कोई तहकीक नहीं की, लेकिन फैसला सादिर कर दिया कि उन्हें शादी कर ली हो, भाई वो मुसलमान भी होगी, तू जाओगा, और आपको व्हाट्सएप भेज देंगे। जिस शख्स ने अपनी बेटी को, अपने लख्ते जिगर को 18-20 साल पाला है, और उसके बाद मैं एडल्ट्स की बात कर रहा हूँ, अभी माइनर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, उनके साथ अगर ये सलूक होता है तो फिर हम ये सवाल पूछने के लिए हक रखते हैं कि ये कैसी दोहरा मेयार है।
یہ کس قسم کا قانون ہے جو کسی اور کے لیے اور ہے اور میرے لیے اور ہے؟ صرف اس کی بنیاد میرا مذہب ہے، صرف اس کی بنیاد یہ ہے کہ میں ایک خاص گروپ سے تعلق رکھتا ہوں، اس لیے میرے ساتھ یہ ڈسکرمنیشن کی جاتی ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو سٹیج پر لوگ بیٹھے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی آواز بہت توانا ہے، جو پوری دنیا سنتی ہے، اور یہ میڈیا کے ذریعے سے بھی۔ وعلیکم السلام جی۔ جو آج کی کانفرنس ہوئی ہے اس کا مین مقصد کیا تھا؟ آج کی جو کانفرنس تھی یہ اس کا انعقاد کرایا گیا تھا جو پارلیمنٹری کمیشن فار دا ہیومن رائٹس ہے ان کی طرف سے، اور ان کے چودھری شفیق صاحب ہیں، کامران مائیکل صاحب اس میں تھے، پیٹر جیکب صاحب تھے، وحید جاوید میں بھی تھا اس میں، باقی سارے لوگ تھے، اور کمیونٹی، اور نہ صرف کمیونٹی بلکہ دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی تھے۔ اور اس کا مقصد پرائمرلی یہ تھا کہ ہم انکلوسیوٹی کو بڑھائیں اور ہم ایکسکلوسیوٹی کو کم کریں، یعنی کہ ہم لوگوں کو ساتھ ملا کر چلیں، ہیومن رائٹس کے اوپر بات کریں۔ اور یہ بات کی انتہائی ضرورت میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر موجود ہے کہ ہم بنیادی انسانی حقوق کے اوپر بات کریں، کیونکہ جب ہم انسانی حقوق کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہم دراصل انسانوں کے بارے میں، پاکستانیوں کے بارے میں بات کریں، اس میں کسی خاص مذہب، کسی رنگ، نسل، شہر یا صوبے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں تاکہ انسان جو پاکستان میں بستے ہیں وہ سب برابر ہیں اور سب کو بنیادی حقوق ملنے چاہیے۔ یہ بتائیں جو صاف ستھرا پنجاب ہیں، جو اس کے سینیٹری ورکرز ہیں، وہ ابھی بھی جے سالک صاحب کو یاد کرتے ہیں، ان کی پیز وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جو یہ والی حکومت ہے وہ ان کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہی؟ یہ بالکل صحیح بات ہے آپ کی، اور سینیٹری ورکرز کے حوالے سے ہم لوگ بھی بہت کنسرن ہیں، اور یہ چونکہ ایک ٹیگ کر دیا جاتا ہے خاص کمیونٹی کے ساتھ، لیکن ابھی ریسنٹلی بھی 2 سینیٹری ورکرز کی بات ہوئی ہے، اور اس میں سیلری تو ایک ایشو ہے، اس کے علاوہ جو بڑا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ نہ کوئی سیفٹی کٹس ہوتی ہیں، نہ کوئی سیفٹی گیئرز ہوتے ہیں، اور اب سینکڑوں فیٹ نیچے ان کو اتار دیا جاتا ہے، جہاں پر پوری دنیا کے اندر وہاں پر انسان نہیں بلکہ روبوٹس یا مشین یا ٹولز کے ذریعے کام ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر آج بھی ان کیمیکل کے اندر اور بدبو کے اندر، اور جس کے اندر بہت ساری افزودہ مٹیریل ہوتا ہے، اس کے اندر انسانوں کو اتارا جاتا ہے، جس کے معصوم بچے ہیں، جس کی فیملی ہے، وہ بیچارہ بغیر کسی تحفظ کے نیچے چلا جاتا ہے اور وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ ہم ایک بارڈر پہ کھڑے ہوئے شخص کی، وہ جب ملک و قوم کے لیے جان دیتا ہے، ہم اس کی بڑی تکریم کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن یہ جو ملک کی صفائی کے لیے اپنی جان دیتا ہے، اس کی نہ تو اس کی کوئی اس وقت داد رسی ہوتی ہے، نہ اس کو کوئی ٹولز ملتا ہے، اس کے بعد جو اس کا بیچارے کا بنیادی حق ہے یعنی اجرت ہے، اور اجرت کیا ہے کہ جو اس نے کام کیا اس کی تنخواہ اس کو ٹائم پہ دے دے، وہ تنخواہ کے لیے بھی بیچارہ رلتا ہے، یعنی وہ بیچارہ کبھی ایک لیڈر کے دھکے کھاتا ہے، پھر دوسرے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مجھے سی ڈی اے سے دلوا دیں، ایل ڈی اے سے دلوا دیں اور مجھے تنخواہ دلا دیں۔ میں اس وقت یہ ضرور کہنا چاہوں گا، مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، انہوں نے ستھرا پنجاب کی کیمپین کی ہے، جس کی وجہ سے واقعی فرق ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ پنجاب ایک خوبصورت صوبہ نظر آتا ہے، لیکن اس کے درمیان میں پنجاب کو خوبصورت ضرور بنائیں، لیکن ان سینیٹری ورکرز کی چہروں کو بھی، ان کی مسکراہٹیں واپس دلوائیں، ان کی تنخواہیں بھی انہیں ٹائم پہ دلوائیں، اور ان کے جو نمائندے ہیں وہ بھی پلیز ان کو دیکھیں، اور ان کا حق ہے وہ ان کو دلوائیں۔ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں جی، میں چونکہ پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا فوکل پرسن ہوں پنجاب کے لیے، منورٹیز کے لیے، اور ہمارے پاس بہت سارے پروگرامز موجود ہیں، خاص طور پہ منورٹیز کے جو بچے ہیں ان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی عمر 18 سے 45 سال کے درمیان ہے تو آپ یوتھ پروگرام کے اندر فال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس لیپ ٹاپ اسکیم ہے، ہمارے پاس یوتھ لون پروگرام ہے جس میں 5 لاکھ سے لے کے 75 لاکھ روپیز تک، 75 لاکھ تک آپ لون لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، بس آپ کے پاس ایک پروگرام ہونا چاہیے، ویژن ہونا چاہیے، اور آپ آ کے اس لون کو اویل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپورٹس ہیں، ایگریکلچر ہے، آپ ایجوکیشنل اسکالرشپس ہیں، کریئر ایکسچینج پروگرامز ہیں، آپ دوسرے ملک جا کر اسٹڈیز کو کر سکتے ہیں۔ اس سب کے لیے صرف کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کی ویب سائٹ کے اوپر جانا ہے، سی واٹ یو کین، اور ادھر جا کر اپلائی کیجئے، اور اپلائی کر کے پلیز ریچ آؤٹ ٹو اس تاکہ ہم آپ کا حق آپ کے ڈور اسٹیپ تک لا سکیں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج کی جو کانفرنس ہے اس کا مین مقصد کیا ہے؟ آج کی جو میڈیا بریفنگ ہے، اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ریلیجس مائنورٹیز اور میجورٹی کس طرح سے اچھے طریقے سے انکلوژن ان کی کس طرح سے مائنورٹیز کی سوسائٹی میں ہو سکتی ہیں، اور بہن بھائی چارے کے تحت، اخوت کے تحت، برابر شہری ہونے کے ناطے سارے لوگ جو ہیں وہ اکٹھے مل جل کے اپنے ملک پاکستان کو پاورفل، پیسفل کیسے بنا سکتے ہیں۔ مائنورٹی رائٹس کے حوالے سے خاص گفتگو ہوئی، اور خاص طور پہ جو چھوٹی بچیوں کی کنورژن ہو رہی ہے اس پہ فوکس کیا گیا۔
बच्चियों की जो कन्वर्जन है उसको अदाद-ओ-शुमार से साबित किया गया, उनके लिए बाकायदा अदाद-ओ-शुमार हैं। साथ में ये भी मुतालबा किया गया कि हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद भी उसकी अपने इदारे जो हैं वो इनकी जो कन्वर्जन के केसेस हैं उनमें दिलचस्पी लें और इसके अदाद-ओ-शुमार जो हैं ख़ुद इकट्ठे करें। मैम आपने ये भी कहा है कि यहाँ पर कि जो क्रिश्चियंस हैं स्कूल्स में उनकी जो इस्लामियत है वो ख़त्म कर दी जाए, जबकि नॉलेज तो सबके लिए ज़रूरी है ना। हमारे यहाँ जो एजुकेशन सिस्टम है पूरे पाकिस्तान के लेवल पे, वहाँ पे पिछले कुछ सालों में ये सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत ही काम शुरू हो गया था, लेकिन बाद में उसको बढ़ाया गया। तो पाकिस्तान में 7 मज़ाहब के जो बच्चे हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के, उनको उनकी मजहबी तालीम के हवाले से जो सहूलत है वो फ़राहम करने का कहा गया है। पंजाब की गवर्नमेंट ने 6 मज़ाहब को पढ़ाने के लिए खुसूसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हर बच्चे को जिस तरह से इस्लामियात पढ़ने का हक़ जो है वो मुसलमान बच्चे को है, उसी तरह से हर बच्चे को उसका अपना मज़हब पढ़ने का हक़ होना चाहिए, क्योंकि रियासत के लिए सब बच्चे बराबर होते हैं। अगर इस्लामियात का इल्म ज़रूरी है मुसलमान बच्चों के लिए, तो एक हिंदू बच्चे के लिए उसका मज़हब ज़रूरी है, एक क्रिश्चियन बच्चे के लिए उसका मज़हब ज़रूरी है। वैसे मैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे इस बात पे यकीन रखती हूँ कि मजहबी तालीम देना वालिदैन की ज़िम्मेदारी है, गार्डियन की ज़िम्मेदारी है, घर की ज़िम्मेदारी है, बजाय स्कूल के। लेकिन हमारे अगर मेजॉरिटी के बच्चों को स्कूल में मिल रही है तो माइनॉरिटी के बच्चों को भी मिलनी चाहिए। जैसे हमारे लोग अमेरिका जाते हैं, वो लोग वहाँ हमारी तालीम को फोकस नहीं देते हैं, तो आपको मतलब आपको कि नहीं लगता कि इस तरह से होना चाहिए कि हमें भी तालीम इस्लामियत की देनी चाहिए? वो लोग नहीं देते हैं। मैंने ख़ुद अमेरिका में पढ़ा है, मेरे बच्चे हाई स्कूल में अमेरिका चले गए थे और अभी वो दोनों ने PhD कर ली है। अमेरिका में जो स्टेट के स्कूल हैं, जो रियासत के स्कूल हैं, उनमें सेकुलर सिस्टम है, वहाँ पे किसी मज़हब की तालीम जो है वो इस तरह से नहीं दी जाती। और दूसरा ये कि जो मज़ाहब की तालीम है भी वो भी इख्तियारी है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो पढ़े, वरना उसके लिए अल्टरनेटिव सब्जेक्ट्स जो हैं वो मौजूद हैं। तो हम पाकिस्तान जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर है और इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि जो हमने सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स का जो मुआहदा है वो साइन किया हुआ है, हमने बच्चों के हकूक़ का मुआहदा साइन किया हुआ है। तो उनके मुताबिक जो रिलीजियस एजुकेशन है वो बच्चे को उसके गार्डियंस, उसके पेरेंट्स देते हैं। तो इसलिए हम उस अपने मुल्की कानून और अपना मुल्क जिस यूनाइटेड नेशंस के कानून का पाबंद है उसके अलाइन एजुकेशन चाहते हैं। हमारे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों के लिए पैगाम ये है कि काम करें, अच्छी सूझबूझ इस्तेमाल करें। और मैं इस पे काफ़ी रिसर्च पढ़ रही थी कि जो AI है और जो जदीद टेक्नोलॉजी है उसके ख़तरात भी बहुत हैं। तो मेरा नौजवानों को ये पैगाम है कि AI को या जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए बहुत मुहतात रहें। गार्डियन की निगरानी में एडल्ट्स जो हैं उनकी तो और बात है, लेकिन फिर भी अगर हम अपने बड़ों से गाइडेंस लेते हैं तो वो हमारे लिए अच्छी बात है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।